मैनेजमेंट देते हैं वो पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट है, क्योंकि जब तक सिस्टम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक बीमारी मूल रूप से समाप्त नहीं होगी। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग सिर्फ इस वजह से है कि हम लोग उसमें व्यवहारिक पार्ट का उपयोग नहीं करते, सिर्फ दवाओं पर निर्भर रह जाते हैं। हम लोग का सारा डिस्कशन रह जाता है दवाओं पर कि दवा कब तक चलेगी, कैसे लगेगी। पेशेंट के पार्ट पे पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में ये मैनेजमेंट पूरी तरह से उसकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा। थोड़ा सा पेशेंट को तुम ये एक्सप्लेन कर दोगे कि ये ट्रीटमेंट कैसे हैं, कैसे शुरू होते हैं और कैसे बंद होते हैं। डे 1 से जैसे पेशेंट आता है हम डे 1 से प्लान कर देते हैं कि ट्रीटमेंट बंद कैसे होगा। ट्रीटमेंट बंद होने के पार्ट पे हम लोग मतलब जब जो पेशेंट सोचता है कि ट्रीटमेंट दवा कैसे खाऊंगी, हम लोग सोचते हैं ट्रीटमेंट बंद कैसे होगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि थोड़े दिन बाद जैसे ही पेशेंट ठीक होता है तो उसको तो अवेयरनेस है नहीं, उसको तो मान लें कि मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ उस मेडिसिन का कोई एक डेफिनेट पीरियड तो समझ से जैसे खांसी बुखार है उस तरह से इसका ट्रीटमेंट लिया जाएगा और 5-7 दिन 10 दिन महीने भर जैसे पेशेंट कई बार ऐसा होता है पेशेंट को अगर आपने ठीक से नहीं बताया तो वो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ठीक हो गया दवा बंद कर। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म हमेशा नुकसान है। तो पेशेंट को नॉर्मली जो जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो सिंपल सी बात है, जैसे ये अगर ब्रेन है, ब्रेन का ये फ्रंटल लोब होता है हम लोग के पार्ट पे। हम लोग आदमी क्यों हैं, क्योंकि हम लोग में फ्रंटल लोब है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही हम लोग का बुद्धिमत्ता, विवेक, एक्यूमेन, शार्पनेस, निर्णय लेना, हम लोग का आदमी की अनुभूति देना, ये सब फ्रंटल लोब तय करता है। ये फ्रंटल लोब मतलब अगर जानवरों में देखें तो पेट्स में यानी डॉग्स में, पेट्स में ये करीब 3% होता है, ठीक है। और चिंपैंजी में ये करीब 10%, यानी कुल मिलाकर वो कुल मिलाकर अच्छा जैसे कैट्स में ये होता ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये फ्रंटल लोब डिटरमिन करता है हम लोग की विवेक जो भी क्षमता है। अब मैन आदमियों में ये होता है 32%। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग नया म्यूटेशन हो रहा है, नए बच्चे पैदा हो नए बच्चों में ये और बढ़ता जा रहा है, यानी धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। हम लोग के पार्ट पे हम लोग की शार्पनेस एक्यूमेन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि साइकियाट्रिक रोग कहाँ से शुरू। साइकियाट्रिक रोग के लिए हमेशा एक आदमी प्रीडिस्पोज होता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे सिस्टोफेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट पे एक व्यक्ति पहले से प्रीडिस्पोज होता है। तो उसके मतलब उसके ब्रेन के अंदर कोई एरिया, सपोज ये एरिया, ठीक है, ये एरिया पहले से है, इसको हम लोग ये कहते हैं कि पहले से ट्रेट है। ट्रेट का एक टेंडेंसी, उस टेंडेंसी पे जब भी स्ट्रेस पड़ेगा, टेंडेंसी का मतलब जैसे कोई चुप रहता है, कोई छोटी छोटी बातों के पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस का मतलब अपने व्यक्तित्व का स्ट्रेस, कि हमारी टेंडेंसीज की वजह से हमको स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस वाला पार्ट अगर ब्रेन में पड़ा है तो डेफिनेटली जब इस पर लोड पड़ेगा स्ट्रेस का, बाहरी स्ट्रेस का, स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया कोई नेचर ने हमें दिया, तो नेचर ने हमें दिया, नेचर हैज गिवन अस दिस एरिया। अब स्ट्रेस आया, ठीक है, स्ट्रेस क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेस का मतलब हो गया खांसी, बुखार, जुकाम। कभी बुखार आया सब डिप्रेशन में चले गए, पोस्ट वायरल डिप्रेशन, ये फिजिकल स्ट्रेस हुआ। मेनिंजाइटिस हुई, उसके बाद व्यवहार में असमानता आ गई। फिर मेनिंजाइटिस में तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, लेकिन कुछ भी स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस मतलब ब्रेन पे तनाव पे ये प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया की वजह से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स असर बनने लगते हैं। ये वैसे ही जैसे
एक हिस्सा जो खराब था उसने जो बजाय उसको नॉर्मली वो हिस्सा ए बना रहा था उसने बी बनाना शुरू किया, और बी ब्रेन की स्वस्थता के लिए हानिकारक है, तो बी पूरे ब्रेन में फैलेगा। जब पूरे बी ब्रेन में फैलेगा तो हम लोग को बी की वजह से कुछ असंतुलन होगा। बी की वजह से ब्रेन, जैसे वैसे डीजल की गाड़ी में आप कोई हिस्सा छोड़ दो जहाँ मट्टी का तेल फेंका, तो वो हिस्सा जब ब्रेन में फैलेगा मट्टी का तेल थोड़ा तो पूरी ब्रेन की क्षमता को प्रभावित करेगा। तो हम बात करते हैं स्ट्रेस की। फिजिकल स्ट्रेस होगा, मैंने बता दिया नॉर्मली, और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं जब हम लोग के पार्ट पे हम लोग के अंदर होने वाले बदलाव समय पे, उम्र पे, प्यूबर्टी, जब बच्चे 12-14 साल के होते हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल चेंजेस, मीनोपॉज, एंड्रोपॉज, और समय पे वेरिएशंस होते हैं। फिजियोलॉजिकल पार्ट भी स्ट्रेसफुल है, मतलब फिजियोलॉजिकल के चेंजेस भी स्ट्रेस वाला है। जैसे कभी ना एपिलेप्सी होती है, कैटामेनियल एपिलेप्सी, पीरियड्स जब आएंगे तभी दौरा आएगा, यानी पीरियड्स वाला पार्ट एक स्ट्रेसफुल ब्रेन भी होता है। फिर उसके बाद आते हैं साइकोसोशल स्ट्रेसेस। साइकोसोशल स्ट्रेसेस में सब कुछ आएगा। इसमें आपके पारिवारिक स्ट्रेस, बिजनेस के स्ट्रेस, तनाव, आपका घर में रहन सहन, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपका मतलब जो भी एक सामाजिक प्राणी को स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं वो सब साइकोसोशल स्ट्रेसेस में आते हैं। इसके अलावा साइकोसोशल स्ट्रेस के अलावा देखें एनवायरमेंटल स्ट्रेस, धूप, तापमान, ये सब स्ट्रेस में है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, क्लाइमेटिक स्ट्रेस। क्लाइमेटिक स्ट्रेस का मतलब हो गया जाड़ा बरसात, कभी सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर होते हैं पेशेंट का, ये तो हमें धूप में होता है, ये तो विंटर्स में होता है, ये तो समर्स में होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेस, क्योंकि हमारा ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री पूरे ब्रह्मांड से संबंधित है, तो एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेस हो गए जब जैसे समुद्री ज्वार भाटा क्यों आता है। एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेस समुद्री ज्वार भाटा किया था कि कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। सुनामी क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये सब स्ट्रेस, साइकोसोशल, एनवायरमेंटल, ये सब हम लोग के पार्ट पे जितने भी स्ट्रेसेस हैं। और मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल स्ट्रेस वो होता है जो हमारे व्यक्तित्व की वजह से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जो भी हमारी टेंडेंसीज हैं उस पार्ट पे एक स्ट्रेस होता है जो हम लोग अपने व्यक्तित्व की वजह से होते हैं, यानी बी हो गया। और सी होता है स्ट्रेस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, यानी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, ये स्ट्रेस। तो ये बीमारी हुई है 3 वजह से। पहला तो कुदरत, नेचर ने जो आपको दिया। दूसरा आपके पार्ट पे स्ट्रेसेस, मैंने बताया स्ट्रेसेस वाला पार्ट क्या होता है। और तीसरा हो गया इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो अगर हम अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स चेंज कर लें, इंटॉक्सिकेंट्स वाला पार्ट हम हटा लें, तो ये पार्ट हमारे पार्ट पे, नेचर वाले पार्ट को हम लोग और बढ़ने नहीं देंगे, यानी नेचर वाले पार्ट पे बहुत लोड नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम आ जाते हैं कि हमारी बीमारी क्यों होती है। ठीक है, तो अपने बीमारी के पार्ट को नॉर्मली थोड़ी सी इस बारे में वो है, नॉर्मली लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, हम लोग के सब्जेक्ट, वो मेडिसिन यूज करते हैं ग्रुप ए मेडिसिन। ग्रुप ए मेडिसिन का मतलब होता है लक्षणों की दवा। जैसे बुखार आया तो आपने क्रोसिन दे दी। ग्रुप बी होता है आपके मन की स्थिरता की दवा, ये हो गया लक्षणों की दवा। ये हो गया मन की स्थिरता। और ये हो गया सी ग्रुप, हो गया ब्रेन की रिपेयर। इसको हम थोड़ा सरल कर देता हूं, ब्रेन की रिपेयर। ब्रेन मतलब अपने इलनेस को ये समझ लो कि जैसे ये एरिया है, ये इसको समझ लो कि एक ब्रेन के एक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पे स्ट्रेस पड़ा, तो स्ट्रेस ने उसने कुछ लावा बनाना शुरू कर दिया। ये लावा है, ठीक है, ये ठीक है,
तो लावा वाला पार्ट ए से कंट्रोल होगा, यानी आपने उल्टी घबराहट की दवा दी तो ये लावा ठीक है, लेकिन जब तक दवा देते रहेंगे तब तक ठीक रहेगा। जैसे दवा हटाएंगे इसकी होने की संभावना धीमे धीमे थोड़ा ज़्यादा होने लगा, फिर से मुझे घबराहट होने लगेगी। इसलिए कहते हैं डिप्रेशन का पेशेंट साहब जीवन भर क्यों दवा खाता रहता है, तो ये कि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया तो ये पार्ट हमेशा बनता रहेगा, या जब भी लोड पड़ेगा तब ये एरिया बनाने लगेगा। अब बी पार्ट हो गया, आपने इस एरिया को कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर। जैसे लेमोट्रिजीन हो गई, जितने सोडियम कार्बोनेट हो गया, सब मूड स्टेबलाइजर्स में। अब ढक्कन लगा दिया, लेकिन अगर ढक्कन लगाने के बाद अगर हमने इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो हम लोग के ब्रेन के पार्ट पे ये ढक्कन उड़ जाएगा, ठीक है। तो मूल काम हो गया सी ग्रुप, ये हो गया बी ढक्कन, सी हो गया, बी हो गया मतलब मूड स्टेबल, और बी हो गया ये, और सी हो गया रिपेयर। रिपेयर वाले पार्ट पे जो भी आपने रिपेयर की मेडिसिन दी उसमें ब्रेन सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, ब्रेन टॉनिक्स, कुछ भी, मतलब एक अच्छा स्वस्थ शरीर के पार्ट पे ब्रेन को स्वस्थ करने के, तो ब्रेन सप्लीमेंट होगा। और ग्रुप डी में आ जाएगा सब दवा हटाओ, केवल व्यवहार, बिहेवियर में, बिहेवियर मेजर्स वाले पार्ट पे हम लोग, तो पेशेंट के पार्ट पे अरे ओम प्रकाश बहुत आवाज आ रही उधर से, ठीक है। उसके बाद इसको यूं समझिए, जैसे ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर खराब था तो आपने इस लावा के लिए जो दवा इस्तेमाल करी वो हो गई ग्रुप ए मेडिसिन, यानी लावा आपने। ग्रुप मूड बी हो गया मूड स्टेबलाइजर, इसको आपने स्टेबलाइजर से करना, मतलब इसको कवर कर लिया ताकि ये स्ट्रक्चर फैले ना, ये और बढ़े ना, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या होता है, ए ग्रुप की मेडिसिन दे दो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, बढ़ता रहेगा, तो धीमे धीमे ऐसा लगेगा कि थोड़े दिन बाद, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सामान्य से पहले इतना था अब इतना बड़ा हो गया, तो अब ये दवाएं असर नहीं करें। यानी हमारा उद्देश्य हो गया ए ग्रुप से लक्षण ठीक करें, बी ग्रुप से स्टेबलाइज करें, और सी से इसको रिपेयर करें, सी ग्रुप से रिपेयर करें। सी ग्रुप ब्रेन एक्टिवेटर्स, बॉडी की हेल्थ, और डी ग्रुप हो गया व्यवहार। तो कुल मिलाकर हम लोग के ट्रीटमेंट में जब खत्म होने बता देना, डी ग्रुप वाले पार्ट पे व्यवहार वाला, तो हम लोग का ट्रीटमेंट एक तरह से देखा जाए तो जब हम देखते हैं डिप्रेशन की दवा तो हमारा पर्चा 4 भागों में बांटा है। ए ग्रुप लक्षणों की दवा, बी ग्रुप स्टेबलाइजर, सी ग्रुप रिपेयर, डी नॉर्मली समानता व्यवहार जो बाद में। नॉर्मली लोग ए ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, इसलिए इलनेसेस वाला पार्ट ये दवाएं हमेशा चलती रहती हैं और ब्रेन धीमे धीमे डैमेज होता है। क्योंकि अगर ए ग्रुप की दवा देंगे तो लक्षण ठीक होने के बाद हो सकता है थोड़ी देर के लिए एरिया ठीक हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रसायन फेंकता है। यानी पूरे सिस्टम के को एक कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगी दवा, ये हो गया हमारा तनाव, ये हो गया हमारा आनंदित रहना। तो टेंशन ठीक करने अपना और आनंदित रहने की कला सीखी, तो हमारे पार्ट पे ये हिस्सा जो अगर ठीक हो जाएगा तो इस दवा वाले हिस्से को ये अपने आप निष्क्रिय हो, ठीक है। अब मैं तुमको इसको बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, ठीक। हम लोग के पार्ट पे ये हमारे पार्ट पे हमने ये ब्रेन है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें अबनॉर्मलिटी है, ठीक है। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बना है, तो हमने इसके लिए जो दवा दी वो दवा इस एरिया को ठीक करे, ठीक है। ए बी सी हमने दे दी, अब ये एरिया ठीक हो रहा है, ये काम हमारा हो गया। लेकिन इस एरिया से इस दवाओं से हमको हटना है, तो हटने के लिए हमें ये काम हमारा चाहिए। ये काम में दवा बढ़ रही है घट रही है, हम लोग स्टेबलाइजर डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये हिस्सा 20% ही रह जाएगा, मतलब दवा का रोल 20% रह जाएगा एक स्टेज पे। अभी हो सकता है जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हो सकता है इसका रोल 100% हो, लेकिन उसका 20% रहेगा।
20% लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस 20% से हटना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने स्ट्रक्चर को ऐसे छोड़ दिया, मान लो 20% की हालत में छोड़ दिया, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर कुछ थोड़े से न्यूरोट्रांसमीटर देखता रहेगा। तो ये जिस जिस एरिया में जाएंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर उस एरिया को प्रभावित करेंगे। उस एरिया का प्रभावित होना मतलब मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर पैराइटल लोब में गए, तो पैराइटल लोब शरीर की संवेदनाओं को नियंत्रण करता है। पेट की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी। टेम्पोरल लोब में चला गया तो सस्पिशियसनेस होगी, ऑक्सीपिटल लोब में चला गया तो मेमोरी की प्रॉब्लम। यानी कुल मिला के इस खराब स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम ठीक कर रहे हैं और हमने पूरी तरह से इसको गायब नहीं किया और स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये ब्रेन की क्षमता को प्रभावित करेगा। ब्रेन की क्षमता प्रभावित होगी तो शरीर प्रभावित होगा, ठीक है। शरीर प्रभावित होगा तो तरह तरह की शरीर समस्या होगी। यानी इस स्ट्रेस की वजह से, इस उलझन, घबराहट, डिप्रेशन, स्ट्रोबिना, वटेवर, ये स्ट्रक्चर की बायोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम की वजह से हमको लॉन्ग रन में क्या मिलेगा? एक तो स्ट्रक्चर पड़े रहने की वजह से हम लोग मतलब कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से क्षमताएं कम होती होंगी, मतलब ब्रेन के रूप में क्षमताएं कम होंगी, तो अल्टीमेटली हम लोग एक ड्रॉप करते हैं, हम लोग एक सोशल लेडर पर ड्रॉप करते हैं। जैसे मान लो हमको 100 पे रहना था जीवन में, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से, धीमे धीमे छोड़ने की वजह से हम 50 पे रहते हैं। जो तुम देखा होगा लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन के पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि आपने स्ट्रक्चर छोड़ दिया, धीमे धीमे फ्रंटल लोब में और बड़ा हो गया, तो फ्रंटल लोब ही चला गया। अब फ्रंटल लोब ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो डिप्रेशन वाला पार्ट, जो मशीन डिप्रेशन ठीक करने की थी, वही खराब हो गई, तो डिप्रेशन ठीक कैसे होगा? मतलब हमेशा वो आदमी डिप्रेस फील करेगा, एक्चुअली वो डिप्रेशन की वजह से नहीं फील कर रहा, वो फ्रंटल लोब की कमजोरी की वजह से, फ्रंटल लोब के हाइपोपर्फेक्शन का मतलब होता है फ्रंटल लोब की वो क्षमता नहीं रही जो फ्रंटल लोब की क्षमता पहले थी। यानी हमारे पार्ट में मकसद लॉन्ग टर्म ये होगा कि इस फ्रंटल लोब को हम पूरी तरह से नॉर्मल कर दें, यानी इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से हटा, ठीक है। ये जो अंदर से खराबी थी, अब जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ खराबी की बात करें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट 20% पे ले आए, इसको धीमे धीमे दवाओं से, ठीक है। अब हमको इन दवाओं को हटाना है और स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ठीक करना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पड़ा, दवा चल रही है। सेकेंड पार्ट हो गया 30% इसका रोल होता है स्ट्रेस का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के पार्ट पे हमारी हर व्यक्ति के ब्रेन में कुछ स्ट्रेस जोन्स होती है। अब स्ट्रेस जोन्स क्या हुई? मैं छोटी छोटी बातों को बहुत सोचता हूँ, ठीक। हम लोग इसके लिए हिप्नोटिक सेशंस लेते हैं। हिप्नोटिक सेशंस का मतलब हो गया एक ऐसा सेशन जिसमें हम क्यों हम छोटी छोटी बातों को सोचते हैं इस पर है। तो जैसे ना हम 30 साल के हैं, हम पेशेंट को वेंटिलेट कराते, बुलवाते हैं, बोलो तुम बता दे, 30 साल के थे तब भी ऐसी आदत थी? हाँ, तब भी अक्सर ऐसी आदत थी। मैं बोलता था ट्रांस में ले जाके, हिप्नोटिक सेशन में ले जाके। 25 साल फिर बोलते रहे। हाँ, जब मैं 15 साल का था, तो जब मैं 15 साल का था, पेशेंट ऐसे बोल रहा, तब मेरा एक फ्रेंड था, उससे मेरी खूब मतलब गहरी दोस्ती थी, लड़ाई हो गई, उसको बोले कि मैं बहुत सोचा करता था, तब मेरी सोचने की आदत पड़ गई, ठीक है। अब क्योंकि सोचने वाला पार्ट उसको पता लग गया, एक चीज का पता लग गया कि क्यों ऐसा होता, तो जब भी उसको सोचने की वाली बात है कि अच्छा फ्रेंड से मेरी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं सोचता हूँ, तो वो सोचने की प्रक्रिया को धीमे धीमे ब्रेन अपने आप डायवर्ट कर देगा। अदरवाइज होकर के ये हमेशा एक स्ट्रेस जोन यहाँ पे ब्रेन में बैठी है, जैसे ही कोई बात आएगी लोड बढ़ेगा, लोड इसमें फैलेगा, ये फिर से डिप्रेशन। तो देखो ना, जरा सा स्ट्रेस पड़ती है, सब ऑफिस में हादसा हुआ, मैंने खूब सोचा, फिर से डिप्रेशन कर गया, घर में ऐसा हादसा हुआ, फिर नहीं सोचा, फिर सोचा। सेकेंड, गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्से वाला स्ट्रेस हमेशा रहेगा, कोई बात किसी ने गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो गुस्से से लड़ाई हो गई, गुस्से लड़ाई, उसका स्ट्रेस हो गया, गुस्से वाले पार्ट पे इसने इस एरिया को फिर से इफेक्ट किया, अब ये फिर से असामान्य हुआ, इसने फिर गुस्से वाले पेशेंट में उदासी होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हस्बैंड उसकी लड़ाई होती रहेगी। मेरा आत्मबल बहुत कम है, गुस्सा बैक में जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, जब मैं 6 साल का था तो मेरी एक जॉइंट फैमिली थी, उसमें हम खूब लड़ाई होती थी, इन लॉ पेरेंट्स, चाचा ताऊ सब में लड़ाई होती थी, तभी से मुझे गुस्सा आना शुरू होता। अब क्या हो, ये एरिया डायल्यूट है, अगर ये एरिया डायल्यूट हो गया तो एक आपकी स्ट्रेस जोन्स हट गए, ठीक है। मुझे आत्मबल बहुत कम है, बैक में गए, अब वेंटिलेट करा पेशेंट से, कोऑपरेशन से, मतलब अच्छा हिप्नोटिक सेशन का मतलब ये कि पेशेंट का एक कॉन्फ्लिक्ट लो और कॉन्फ्लिक्ट के उसके पीछे चले जाओ और पेशेंट से बुलवाओ, और पेशेंट उस कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे जब कह देगा तो उठ के जब खड़ा होगा तो आपको प्रणाम करेगा, उसको लगेगा कि अरे दिमाग से बोझ उतर गया,
आत्मबल बहुत कम है।